अ, मैं अभी नजीब के फैमिली मेंबर्स हमारे साथ मौजूद है अभी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी नजीब की फैमिली से कोई यहाँ पे आए और अपनी बात रखे। नजीब की सिस्टर सदाफ हमारे सामने अपनी बात रखेंगे। ये हम सबके लिए बहुत कठिन समय है और सदाफ जिस तरह से अपनी बात रखते हैं और पूरे पिछले 20 दिनों में जिस तरह से हमारे साथ जुड़े हैं, वो हर वक्त हर घड़ी पे हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये मूवमेंट हम लोग नहीं, आप लोगों के इंस्पिरेशन की वजह से, आप लोग जिस हौसले के साथ इस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, इसके वजह से हम लड़ पा रहे हैं। सदाफ, आप कुछ बात। सबसे पहले शुक्रिया बहुत बहुत। आज महसूस हो रहा है मेरी फैमिली दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। बहुत कुछ बातें करने के लिए होती हैं आप लोगों के साथ, बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले उस पॉइंट पे बात करना चाहती हूँ जो वीसी साहब ने टाइम्स ऑफ इंडिया में बोले कि 200-300 स्टूडेंट यहाँ पे शामिल हैं। वीसी साहब, आपने कभी चींटियों को देखा है? नहीं देखा हो तो आप गौर करिएगा अपने घर में कि अगर एक कॉकरोच मर जाता है तो 20-25 चींटियां उसका जनाजा उठा के ले जाती हैं। तो तादाद से किसी की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ताकत इंसानों के खुद के अंदर होती है और जो लोग मेरे साथ शामिल हैं वो कमजोर नहीं हैं, चाहे वो 200 हो या 300 हो या 5 हो। मुझे मालूम है कि वो लोग अपनी बात बहुत अच्छे से रखना जानते हैं और खबरदार हो जाइए कि आप शायद इस गद्दी पे ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। इसलिए नहीं कि मेरे आपसे कोई पर्सनल झगड़ा हो गया है, इसलिए कि जब कहीं से जुल्म शुरू होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठना शुरू होती है और जालिम ज्यादा दिन तक गद्दी पे नहीं बैठता है। जुल्म, अगर वो कहेंगे कि मैंने तो कोई जुल्म नहीं किया, आप कैसे इस चीज को कह सकते हैं? जैसा कि आपने पहले भी बोला कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। यूनिवर्सिटी आपकी, कानून आपका, रावण राज चला रखा है यहाँ पे क्या कि मेरा भाई गायब कर दें और सीट पर बैठकर ट्वीट करें? क्या वजह है कि आप कल्प्रिट्स जिन्होंने मेरे भाई को मारा उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते? क्या रीजन है? आप उन्हें क्यों बचाना चाह रहे हैं? क्या वो आपके घर के बच्चे हैं या आपके ऊपर से कोई दबाव है? क्या वजह है कि पुलिस प्रशासन अब तक उन लड़कों को अरेस्ट करके क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करती है? हिंदुस्तान में कहीं पे भी कोई हादसा होता है, कहीं बम फूटता है, कुछ होता है, दिल्ली पुलिस को विद इन अ सेकेंड मिल जाते हैं कि टेररिस्ट पकड़े गए। कैसे? एक आम इंसान, एक पढ़ने लिखने वाला इंसान जिसको किसी से मतलब नहीं था, 10 दिन हुए आए हुए, वो 20 दिन से गायब है। दिल्ली पुलिस इतनी नाकारा हो गई है कि उस बच्चे का सुराग नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं है, ऐसा कैसे मुमकिन है? आप तो अपने आप को वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसी बनाना चाह रहे हैं और आपसे 20 दिन में एक स्टूडेंट नहीं ढूंढ मिल रहा, या आप भी किसी के दबाव में आके काम नहीं करना चाह रहे हैं? चाहे प्रॉक्टर साहब हो, चाहे वीसी हो, इस चीज को अपनी गलतफहमी निकाल दें अपने दिल से कि सिर्फ 200-300 बच्चे मेरे साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है। बस शराफत बहुत ज्यादा है। शराफत इसलिए बहुत ज्यादा है कि हर इंसान, हर शरीफ इंसान डरता है
जैसे कि मैं डरती थी, जब मैं टीवी देखा करती थी और कहीं कुछ गलत होता था तो मैं घर में बैठ के तो बहुत बोलती थी कि बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत है। इवन जेएनयू के ऊपर जो फैब में काम हुआ, यहाँ पे सारा कन्हैया, उमर और बाकी सब बच्चों को जिस तरह से बदनाम किया गया, मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन मैं डरती थी फेसबुक पे कमेंट देते हुए। मुझे डर लगता था कि आज मैंने कमेंट किया और मेरे घर दूसरे दिन पुलिस मौजूद होगी कि चलो भाई तुम भी जेल में बैठो। आजादी राय एक चीज होती है, अपनी ओपिनियन जाहिर करने की, वो भी इंडिया में अब बंद हो रही है और हम ये होने नहीं देंगे। मैंने यहां आके सीखा कि किसी अनजान इंसान का साथ कैसे दिया जाता है, अपने डर को पीछे करके कैसे खड़ा हुआ जाता है। मैं नहीं खड़ी होती थी, लेकिन आज मैंने ये चीज सीखी और मैं जिस दिन से यहाँ आई हूँ, 20 दिनों में मैं मुस्तकिल अपने आप से ये वादा करती जा रही हूँ कि चाहे अब कुछ हो जाए, जुल्म के खिलाफ मैं आवाज तो जरूर उठाऊंगी, चाहे मेरा भाई अब मिले ना मिले। बहुत डर लगता है रोज सोचते हुए, अच्छी खबर पता नहीं बुरी खबर। मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं करते कि न्यूज कोई मिल जाए शायद, लेकिन 20 दिन सब्र का पैमाना अब टूट रहा है। एचआरडी मिनिस्ट्री पे आप लोग जोर डालें कि जनाब वीसी साहब को उनकी गद्दी से उतारा जाए। वो इस लायक नहीं है कि वो एक एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सके, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत ही खराब इंसान बैठा हुआ है जो एक बच्चे की कदर नहीं करता। उसके गायब होने को एक माइनर इशू बता रहा है। वो किसी इंसान की जान माइनर इशू है उसकी नजर में। अपना बच्चा अगर उनका गुम हुआ था तो वो माइनर इशू होता। मेरी आप लोगों से बार बार मैं कहती हूं, यूनाइट रहिए। एक कसाई, आप रोज देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। एक कसाई मुर्गा के पिंजरे से, जब पिंजरा में से मुर्गा निकालता है तो वो मुर्गा फड़फड़ाता है, बाकी मुर्गे जो हैं चुपचाप बैठे रहते हैं। ठीक है, जिसकी जान जा रही होती है सिर्फ वो फड़फड़ाता है, बाकी चुपचाप बैठे होते हैं। लेकिन जब आप शाम में जाएंगे तो वो पिंजरा खाली मिलता है। आप मेरी बात को समझिए, कहीं ऐसा ना हो कि मुर्गे के पिंजरे की तरह इस जगह को भी खाली करने की कोशिश की जा रही है। पूरी कोशिश करिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि भीड़ साथ है या नहीं है, फर्क पड़ता है इंसान की शख्सियत से, इंसान के अपने बोलने से। चाहे मेरे साथ 5 लोग हैं लेकिन वो मेरी ताकत है, तो उनको डरना चाहिए इस चीज से। मुझे तो किसी चीज का डर नहीं है। मेरा भाई गया है और मैं लड़ती रहूंगी जब तक कि वो वापस नहीं आता और हकीकत सबके सामने नहीं आती। होम मिनिस्टर साहब भी सो रहे हैं। एक दिन जागे थे जब किसी की नींद खराब हुई थी। एक दिन जागे थे, रात के 10:30 बजे उन्होंने पुलिस कमिश्नर को फोन किया। पढ़ा हमने कब, जब उनके दोस्त साहब यहाँ पे घेराव में बंद थे। उनकी नींद नहीं पूरी हो रही थी क्योंकि उनके साथी जो हैं वो अंदर बंद थे, उन्होंने खाना नहीं खाया, वो शुगर पेशेंट हैं। तो मैं जरा एक बात और पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ वही शुगर पेशेंट हैं? ये नजीब की माँ शुगर पेशेंट नहीं है जो सुबह से शाम तक भूखी बैठी रहती है? एक लम्हे के लिए वो सोच के देखें कि उनके घर से कोई एक, अरे उनका कुत्ता ही गायब हो जाए तो उनकी जान निकल जाएगी, किसी और को छोड़े, इंसान को छोड़े। मैं रोज सोचती हूँ कि जनाब के घर के दरवाजे पे जाके बैठ जाऊं, चाहे मेरे साथ कोई हो ना हो। कल भी मैं अपनी मामी से कह रही थी कि मामी हम दोनों चल के बैठते हैं उनके दरवाजे पर, कुछ नहीं बोलेंगे, बस देखेंगे कितने इंसान बेगैरत है, देखते हैं उसके अंदर कितनी बेगैरती है कि कब तक इग्नोर करेगा वो, कब तक
वो अपने अंदर उस हैवान को जिंदा रख सकता है। ये जो शुरू के दिनों में मेरी उनसे बात हुई थी, जिसमें हम जबरदस्ती जाके उनके पास घुसकर हमने बात की थी। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि उन्होंने आज तक नहीं बुलाया, हम खुद गए थे जबरदस्ती। 3 बार बात हुई है, वो भी हमारी अपनी उससे। तो जनाब रेक्टर साहब ने ट्वीट किया था कि 18 तारीख को हम इनसे मिले थे। अरे आप कब मिले? आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि एक माँ से आंख मिला सकें कि उसका बेटा गायब है? आप कब मिले? हम गए थे मिलने, आपको फोन नंबर भी दिया कि कोई भी आपको इंफॉर्मेशन है आप प्लीज हमें बताइए। यहां तक कहा मैंने कि मैं इस यूनिवर्सिटी को बदनाम नहीं करना चाहती हूं, अगर एक आवाज उठाऊंगी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। प्लीज आप मसले की सेंसिटिविटी समझिए, प्लीज इस बात को समझिए। हम नहीं चाहते कि किसी तरह से शोर हो। मेरे भाई के लिए कोशिश करिए, जिन्होंने उसे मारा है उनसे कम से कम पूछिए, तो उनको कम से कम उनके खिलाफ FIR तो दर्ज कराइए। लेकिन जनाब मुंह पे ताले लगाए बैठे थे, इशारे चल रहे थे, इनसे पूछिए, उनसे पूछिए। और मैंने वो दोनों दिन, जिस दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई है, रेक्टर प्रॉक्टर प्लस VC रेक्टर प्रॉक्टर और 2 साहब और थे, क्योंकि मेरे लिए तो नए थे, वो दोनों वीडियो मैंने बनाए। शराफत ये है कि उनको बदनाम नहीं करूं। मुझे लग रहा था कि ये बहुत चीप मेंटेलिटी होगी कि मेरी उनकी क्या बातचीत हुई वो मैं पब्लिकली दिखाऊं, लेकिन 20 दिन मेरा आज सब्र टूटा है। अब मैं वो वीडियो YouTube पे डालूंगी, शेयर करूंगी सबके साथ, कि पता चले कि ये अंदर बैठकर जो कर रहे हैं और जो ट्वीट कर रहे हैं उन दोनों में क्या फर्क है। उनकी असलियत तो दुनिया के सामने आए, भले ही चंद लोग ही देखें, लेकिन देखें तो। बहुत बड़ी ताकत नहीं है, खुदा नहीं बन के बैठे हुए यहाँ पे, और उन्हें बनाया भी आप ही लोगों ने है। तो बहुत देर नहीं लगेगी उनको उतार के गिराने में। अगर आप प्रेशर डालें HRD मिनिस्ट्री पर कि इन साहब को हटाया जाए, ये इस लायक नहीं है। बोलने समझ में कई बार नहीं आता है, बैठ के रोना आने लगता है कि क्या हुआ होगा मेरे भाई के साथ, कैसा फील कर रहा होगा वो जब भीड़ उसके ऊपर टूट पड़ी होगी, कैसा उसके ऊपर लग रहा होगा उसको, जिसने कभी किसी को उंगली से नहीं छुआ, उसको कड़े से मार रहे हैं, उसके मुंह से खून निकल रहा है, जो कभी किसी से तेज आवाज में नहीं बात करता था, उसको इतनी बुरी तरीके से मारा, किसी जानवर को भी नहीं मारा जाता है। और कैसे वार्डन थे वो कि खड़े होकर देख रहे हैं और उसी को एक्यूज बता रहे हैं जो बेचारा विक्टिम है। वो एक्यूज कैसे है? वो कहते हैं कि एक थप्पड़ मारा, कौन है गवाह? दिखाओ मुझे, किसने देखा मेरे भाई ने थप्पड़ मारा है, दिखाइए मुझे। मेरे भाई के कैरेक्टर को लेकर डिस्कशन चल रहे हैं। आज मैं जब आ रही थी तो फिर मेरे पास एक फोन आया, न्यूज़पेपर में से किसी जर्नलिस्ट ने किया कि हमने सुना है कि वो डिप्रेशन की मेडिसिन लेता है, उसके रैपर मिले। अरे भाई, क्या नाम लिखा है रैपर पे? मेरे नजीब का है, और लोग भी तो रहते हैं, किसी ने लाके डाल दिया। कोई रैपर कहीं मिल रहा है तो उस पे नाम लिखा हुआ है कि नजीब का है। मतलब कुछ भी जो दिल में आ रहा है वो बोलोगे और हम सुनते रहेंगे, इसलिए कि हमारे अंदर शराफत अभी भी बाकी है। तुम कहते हो कलेवा देख के मारा, दिमाग खराब है तुम्हारा? जो बोल रहे हो दूसरे लोग क्या पागल बैठे हुए हैं, अकल नहीं है उनके पास कि वो कलेवे और वो बच्चा राखी बांध के घूम रहा है, दूसरे बच्चे आके बता रहे हैं कि हमारे साथ दिन भर रहता था, हम कड़ा वो पहना रहता था, हमें तो आज तक सवाल नहीं किया। बचपन से लेकर आज तक हिंदुस्तान में ही रह रहा है, सऊदी अरब से तो उठ के नहीं आया कि किसी का कलेवा देखकर पूछ ले कि क्या चीज है ये। बेवकूफी की बातें करे जा रहे हैं, अपने आप को और नीचा गिराए चले जा रहे हैं। और अगर एक थप्पड़ मारा भी तो मैं बार बार पूछती हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक थप्पड़ की सजा क्या है? एक थप्पड़ की सजा क्या है? कोई बताएगा मुझे? दिन रात बच्चे प्राइमरी स्कूल से लेकर बड़े होते हैं टीचर के थप्पड़ खा खा के, क्या सबको ऐसे ही मारा जाएगा? क्या थप्पड़ की सजा है किसी के पास जवाब? जिसका कोई गवाह नहीं है,
फिर भी मैं मानती हूँ, चलो मारा मेरे भाई ने एक थप्पड़, कितनी सजा थी? तुम 2 थप्पड़ मारते, 3 थप्पड़ मारते, वो बुलाकर बाहर से लड़कों को बुलाकर क्या, यानी इसका मतलब क्या है? सोचिए जरा गौर से, कहां से लड़के आ गए बाहर से मेरे भाई को मारने के लिए? क्या साजिश है? यानी ये सब प्री प्लान था, पहले से प्लान था कि इस लड़के को टारगेट किया जाएगा क्योंकि इसे कोई नहीं जानता। 10 दिन पुराना लड़का है, ये किसी से नहीं बात करता, इसको करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं खबरदार करती हूं उनको, कैसे कुछ नहीं होगा।